हाय मेरी फसल जल गई, मैं बर्बाद हो गया रे। और कब तक ऐसे ही बैठकर शोक मनाते रहोगे? हम बर्बाद तो पहले ही हो चुके हैं। अगर चिंता में डूब जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। खाने के पैसे नहीं हैं हमारे पास, इलाज कैसे कराओगे? नीलम, मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ कि हमारे खेत में आग लग गई और हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई। मैंने अपनी सारी पूंजी खेत की फसल में लगा दी थी। मैंने सोचा था कि अच्छी फसल हो जाएगी तो हमारा 2 गुना मुनाफा हो जाएगा, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये कभी नहीं सोचा था समस्याएं दूर होने के बजाय और उल्टे बढ़ जाएंगी। छोड़िए ना इन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। माधव भाई, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारे खेत में आग लग गई। तो क्या सारी फसल जल गई? कुछ भी नहीं बचा? हाँ सुखी राम, कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बर्बाद हो गया। न जाने किसने मेरे खेत में आग लगा दी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर कौन है जो मुझसे इतना जलता है? माधव को दुखी देख सुखी राम मन ही मन मुस्कुराता है। अरे भगवान करे कीड़े पड़े उसे, नर्क में जाए, ऐसी सजा मिले उसे कि न जिया जाए न मर पाए। तड़पेगा वो कलमुहा। ये हम दुखियों की बद्दुआ है उस कलमुहे को। हमें बर्बाद करके क्या मिला उसे? नीलम की बातों से सुखी राम के तो तोते उड़ जाते हैं। इससे पहले कि और बद्दुआएं मिले, निकल लेता हूँ यहाँ से। अच्छा माधव भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, अपना ख्याल रखना। सुखी राम घर के बाहर आकर, इन बद्दुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। नीलम, बहुत दिन हो गए हैं, आज खेत की ओर हो आता हूँ। सोच रहा हूँ मुखिया जी से कुछ रुपए उधार लेकर खेत की बुआई कर दूं, बाद में सूद समेत लौटा दूंगा। माधव अपने खेत की ओर जाने के लिए निकलता है। तभी सुखी राम माधव को खेत की ओर जाते हुए देख सुखी राम भी माधव के पीछे पीछे हो लेता है। मैं इतनी आसानी से माधव का पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतनी मुश्किल से मैं इसे बर्बाद कर पाया हूँ। कहीं ये फिर से आबाद हो गया तो? इसीलिए मैं माधव पे हर वक्त नज़र रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये खेत में फिर फसल बोना चाहता है, इसीलिए ये खेत की ओर जा रहा है। माधव खेत के पास आता है। तभी वह देखता है उसके खेत में एक पेड़ लगा हुआ है। अरे, ये मेरे खेत में इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ कैसे उग आया? कुछ दिन पहले तक तो मेरे खेत में कुछ भी नहीं था और आज अचानक इतना बड़ा पेड़। माधव पेड़ के पास जाता है। अरे, इस पेड़ पे तो फल भी लगे हुए हैं। ये कौन सा फल है? ऐसा फल तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और ना ही ऐसा पेड़। ये कौन सा पेड़ है? माधव फल को छूने लगता है। तभी पेड़ बोल पड़ता है, मेरे फल को मत छूना। ये क्या? तुम तो पेड़ हो, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल सकता हूँ। मैं परी लोक का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ये फल भी सिर्फ और सिर्फ परियों के लिए ही हैं। उन्हीं के आदेश से मुझे धरती पे लगाया गया है, क्योंकि परियों ने धरती पर घूमने फिरने की योजना बनाई है
और धरती पे सैर करते हुए जब भी परियों को भूख लगेगी वो मुझसे फल तोड़कर खाएंगी। ठीक है जादुई पेड़, मैं तुम्हारे फल नहीं तोड़ूंगा, पर ये मेरा खेत है, मैं यहाँ खेती करता हूँ। नहीं, जब तक परियां धरती पे रहेंगी तब तक मुझे भी यहीं रहना होगा और तब तक तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो पेड़? ये खेत ही मेरे जीवन का सहारा है। अगर मैं अपने खेत में खेती नहीं करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? तुम ही बताओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये लो। अब तो तुम अपने परिवार को चला सकते हो ना। जब मैं परीलोक वापस चला जाऊंगा तब तुम अपने खेत में वापस खेती कर सकते हो, लेकिन तब तक इन सोने के सिक्कों से ही अपना काम चलाओ। दूर खड़ा सुखीराम ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये परीलोक का जादुई पेड़ है जो माधव के खेत में लगा हुआ है। इसने माधव को खूब सारे सोने के सिक्के दिए। ऐसे तो माधव बहुत अमीर हो जाएगा और मैं गरीब रह जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पेड़ को मुझे भी खूब सारा सोना देना होगा। सुखीराम उस पेड़ के पास जाता है। ऐ परीलोक के जादुई पेड़, मैंने देखा किस तरह तुमने माधव को खूब सारे सोने के सिक्के दिए। हाँ, दिए तो। तुम कौन हो? मैं सुखीराम हूँ। मुझे भी सोना चाहिए, खूब सारा सोना, वरना माधव मुझसे आगे निकल जाएगा। मुझे इतना सारा सोना दो कि मैं माधव से बहुत ज़्यादा अमीर बनूं। तुम एक दुष्ट लालची व्यक्ति हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे माधव से ज़्यादा सोना नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सोना पाने की इच्छा पूरी किए ही देता हूँ। ये लो। पेड़ सुखीराम को सोने का आदमी बना देता है और सुखीराम एक जिंदा सोने का आदमी बन जाता है।